फिल्म्स और वीडियो गेम्स, इन्हें भला कौन पसंद नहीं करता। और हम में से बहुत से लोग वीडियो गेम्स और फिल्म्स को इतना पसंद करते हैं कि सोचते हैं क्यों ना इसी प्रोफेशन को अपना करियर बना लिया जाए और आ जाते हैं 3D एनिमेशन की दुनिया में। 3D एनिमेशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है सोच करके कि हाँ हम भी इस तरह के ग्राफिक्स बनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर डेवलप करेंगे और हम शुरू भी कर देते हैं। कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन इवेंचुअली 3D एनिमेशन की पाइपलाइन में आपका सामना होता है कुछ ऐसे सेक्शंस से जिनमें बहुत मेहनत लगती है और कई बार उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही एक पार्ट है यूवी मैपिंग। इसे अनरैपिंग भी कहा जाता है। आप लोगों ने अगर अभी अभी 3D एनिमेशन शुरू की है सीखनी, या आप इंटरेस्टेड इस फील्ड के अंदर और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड सुना होगा यूवी मैपिंग या अनरैपिंग, या आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और यूवी मैपिंग के पार्ट पर आ चुके हैं और आपको दिक्कत होती है इसे समझने में कि ये क्या प्रोसेस है, क्यों करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूवी मैपिंग और अनरैपिंग के बारे में आज हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो यूवी मैपिंग या अनरैपिंग, अनरैपिंग वर्ड से ही हमको काफी कुछ पता लग जाता है कि अनरैप करना, जैसे आप गिफ्ट बॉक्स को अनरैप करते हैं। हमारे सामने एक गिफ्ट बॉक्स है, इसके ऊपर गिफ्ट पेपर चढ़ा हुआ है और यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मान लीजिए फर्स्ट जो इमेज है इसके अंदर आपका गिफ्ट बॉक्स है जिसके ऊपर गिफ्ट पेपर चढ़ा हुआ है। अब सेकंड इमेज में हम उसको अनरैप कर रहे हैं। अगर आप इसको बुरी तरह से फाड़ कर ना खोलें और सिंपली जहां पर इसकी सीम लाइंस हैं वहां से सिंपल कट करके इसे ओपन करें, लेफ्ट वाला फ्लैप लेफ्ट साइड को, पीछे वाला फ्लैप बैक साइड को, राइट वाला राइट साइड को, और ये जो फ्लैप है कनेक्टेड ही, इनको पूरा स्ट्रेट नीचे कर दें। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे गिफ्ट पेपर को पूरा बिछा सकते हैं फ्लोर के ऊपर। इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा। तो एक काइंड ऑफ 2D शीट है और ऊपर आपका 3D बॉक्स है। इस तरह से आपने एक 2D शीट को फोल्ड करके एक 3D बॉक्स की शेप दे दी थी और ऐसे आप उस बॉक्स की शीट को अनरैप कर देते हैं, इसलिए ये वर्ड यहाँ से आया है अनरैपिंग। इसका एक और एग्जांपल हमें मिलता है पिज्जा बॉक्स के फॉर्म में। तो आप जैसे देख सकते हैं, आप लोगों ने सबने पिज्जा ऑर्डर किया है, कभी ना कभी घर पे पिज्जा आता है, उसे खाते हैं और इस बॉक्स के साथ खेलते हैं। अगर आप उसको खोलते हैं उसके हरे हिंजेस को, इस तरह से आप उसे फ्लैटन कर सकते हैं जमीन के ऊपर रखकर, बिल्कुल स्ट्रेट आपको फ्लैट एक 2D कटआउट मिल जाएगा। इसी को फोल्ड्स के ऊपर मोड जहाँ जहाँ पे डॉटेड लाइंस हैं आप बेंड करके इस तरह से बॉक्स की शेप दे सकते हैं। तो आप 2D इमेज जो है उससे 3D शेप क्रिएट कर सकते हैं। आपका 2D कार्डबोर्ड शीट है, उससे आप 3D बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिस ऑफ अनरैपिंग। यही है मेन चीज समझने वाली कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को अगर आप खोलते जाएंगे तो इस तरह से आप उसको 2D फ्लैट शेप के अंदर ला सकते हैं। और ये जो फ्लैट शेप है इसको हम यहाँ पर टेक्सचर की तरह इस्तेमाल करते हैं और 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं ताकि 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें वो टेक्सचर, वो कलर नजर आ सके। वापस चलते हैं हमारे पहले एग्जांपल पर, जो ये मैंने आपको दिखाया था कि एक बॉक्स जो है उसको अगर आप अनरैप करते हैं तो इस तरह की शेप आपको क्रॉस टाइप की मिलती है। अब मैं यहाँ पर माया को ओपन करता हूँ और यहाँ पर एक मैं क्यूब बना लेता हूँ। तो ये वही बॉक्स शेप है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको ऊपर ले आता हूँ। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट ये चीज़ नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं माया में कर रहा हूँ या किसी और सॉफ्टवेयर में। सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कर रहे हैं। हर 3D सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे वो ब्लेंडर हो, माया हो, सिनेमा 4D हो, सबके अंदर यूवी मैपिंग की ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। तो यहाँ पर मैं इसके यूवी एडिटर को खोलता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफॉल्ट यहाँ पर इसके यूवी खुले हुए हैं वो इस शेप में है। अगर मैं यहाँ पर एक फेस सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाला फेस इधर है, ये वाला इधर है और इसके लेफ्ट वाला यहाँ पर, टॉप वाला उसके आगे ये, और जो बॉटम वाला है ये इस तरह से। तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे थे इस इमेज के अंदर कि लेफ्ट राइट को 2 फेस खुले हैं बैक साइड को और 3 फेस लाइन में फ्रंट की तरफ खुल गए हैं, लेफ्ट राइट बैक और 3 फ्रंट की तरफ। तो ऐसा ही बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये हमारा खुला हुआ है, लेफ्ट राइट और 3 फ्रंट की तरफ। तो इस तरह से जिस भी फेस को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसका लॉजिक क्या है कि इस चीज़ के ऊपर जो भी कुछ मैं मान लो कोई इसके ऊपर टेक्सचर बनाता हूँ, यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिखता हूँ तो हमें 3D बॉक्स के अंदर इस फेस में नजर आएगा। यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट लिखता हूँ तो हमें इधर नजर आएगा। और ये जो चीज़ है पूरी की पूरी, ये हमारा जो बॉक्स है इसके अंदर जो भी हमारा डिटेल हम इसके अंदर पेंट करेंगे वही हमारी इस बॉक्स के ऊपर नजर आने वाली है, राइट। थोड़ा दोबारा बताता हूँ, कोई इसके अंदर यूवीज तो सिर्फ इस सेंटर एरिया के अंदर है। ये पूरा जो बॉक्स है इसके अंदर जो भी हम पेंटिंग करते हैं वो आपका एक इमेज बन जाती है, स्क्वायर फोटो बन जाती है। और जहाँ जहाँ पे आपके यूवीज हैं उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से उस यूवी के सेक्शन के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा या जो भी कुछ पेंटेड होगा वो आपको उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ 3D ऑब्जेक्ट में नजर आएगा। यानी कि इस सारे यूवी के अलावा जो ये उल्टा टी बना हुआ है, इसके अलावा जो यहाँ पर जो एरिया है, ये वाले एरिया में अगर कुछ भी मैं पेंट करता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर नजर नहीं आने वाला। हाँ, अगर मैं अपने यूवीज को ही यहाँ पर जो है स्ट्रेच कर देता हूँ इस तरह से, कुछ ये पूरा एरिया कवर कर देता हूँ, तो जो यहाँ पर कोई चीज़ बनी होगी वो हमें यहाँ पर बॉक्स के ऊपर नजर आएगी।
अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम इस चीज़ को थोड़ा सा हम करके भी देखते हैं। और इसके लिए मैंने ये क्यूब जो है इसको सब्सटेंस पेंटर के अंदर भी खोल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर इसका आपको दिखाई दे रहा है 3D व्यू और यहाँ पर 2D व्यू है। इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं कुछ पेंट करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ A, तो इस फेस के ऊपर ये A आपको नजर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट फेस के ऊपर मैं लिखता हूँ B, और ये थोड़ा सा मेरी राइटिंग अभी ठीक नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा। यहाँ पर हमें B नजर आ गया। ऑब्वियसली इस थर्ड फेस के ऊपर मैं अगर C लिखूंगा तो यहाँ पर C नजर आ जाएगा। थोड़ा ये ब्राइट है, इसके ऊपर थोड़ा आपको कम नजर आ रहा होगा, स्टिल आई थिंक आपको नजर आ ही रहा होगा। और B से ऊपर हम ABC हो गया, इसके बाद यहाँ पर D लिख देते हैं। और नेक्स्ट वाले में अगर मैं E लिखता हूँ तो ये उससे नेक्स्ट जो है यहाँ पर, अभी E हमारा थोड़ा उल्टा बन रहा है। उसका रीज़न ये है कि हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर उल्टा E लिखूंगा तो वहाँ पर सीधा बनेगा। अभी आपको ढंग से मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। अभी आपको शायद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही हो, काफ़ी लोगों को समझ में आ भी गया होगा। और आफ्टरवर्ड सबसे नीचे जो है यहाँ पर हम F लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे फेसेस हैं सारे, और यहाँ पर हमें F सीधा नजर आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए किस तरह से अनरैप्ड है। अगर सामने से देखेंगे A ठीक है, हमारा सीधा है, यहाँ पर B ही हमारा ठीक है, C भी हमारा ठीक है। अब B से ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो D है, राइट। और D से ऊपर की तरफ चलते हैं, अगर इस तरह से रोटेट करता हूं मैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर E अब जैसा उल्टा यहाँ पर नजर आ रहा है वैसे यहाँ पर नजर आ रहा है। हमें पहले सीधा क्यों नजर आता है? क्योंकि हम इसको नॉर्मली फ्रंट से ऐसे फ्लिप करके देख रहे थे, ठीक है। हमारा अनरैप ऐसे हुआ है, ये वाला फेस ऊपर और ये वाला फेस और ऊपर और नीचे वाला और ऊपर। तो जो E है इस पोजीशन में आता है कि यहाँ से ऊपर देखने पे ये वाला फेस जो है आपको इस तरह का नजर आने वाला है। तो इधर से देखोगे तो E उल्टा लग रहा है, ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ से फ्रंट से देखने पे हमें सीधा लग रहा है। और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली क्या है कि जो भी फेस जो है यहाँ पर अनरैप्ड है उसके ऊपर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो उस फेस के ऊपर नज़र आ जाएगी। और ये सिर्फ मैं एग्जांपल लिखने का सिर्फ बता रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाए, ताकि अदरवाइज आप कोई भी पेंट करते हैं, कोई भी कलर वगैरह यहाँ पर डालते हैं, लाइक मैं जनरली कुछ यहाँ पर रेड पेंट कर देता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर ब्लू पेंट कर देता हूँ, तो मैं डायरेक्टली 3D में ही पेंट कर रहा हूँ तो उन्हीं फेसेस पे आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जो है 2D में पेंट करता हूँ तो यहाँ पर E वाले सेक्शन पे यहाँ पर आ जाएगा। तो जिस तरह से मेरी UV की प्लेसमेंट है 2D के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली 3D स्पेस के अंदर मुझे वो कलर्स और या फिर वो टेक्स्ट जो भी मैं लिख रहा हूँ नज़र आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको भी Ctrl Z कर देता हूँ इन तीनों को, अब ये मेरा टेक्सचर बन गया एक, और मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, इसको फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह की इमेज आ गई है। यहाँ पर वो टेक्सचर है जैसे हमने देखा था, ABCD लिखा हुआ है, और जो साइड के अंदर जो चीज़ें थी वहाँ पर रैंडम कुछ भी आ गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि हमारा यही जो पोर्शन है यही दिखाई देने वाला है। इस टेक्सचर को मैं अप्लाई करता हूँ माया के अंदर, और यहाँ पर मैं इसे कॉल करवाता हूँ जो हमने टेक्सचर बनाया है, और 6 प्रेस करता हूँ ताकि टेक्सचर नज़र आ जाए। आप देख सकते हैं वही सेम मटेरियल हमारे यहाँ पर ABCD उस तरह से लिखा हुआ आ गया है। और अगर यहाँ पर हम इसका UV मैप खोलते हैं तो इसके अंदर भी वो का वो टेक्सचर हमारा जैसे हमने वहाँ पर क्रिएट किया था ABCDEF उस तरह से ही बन करके आ गया है। सो अब किसी भी 3D एप्लीकेशन के अंदर जो है ये मैं इमेज को ले जा सकता हूँ। तो सिंपली इस एक फोटो का इस्तेमाल करके इसको मैंने रैप करके और एक 3D ऑब्जेक्ट की शेप क्रिएट कर दी है, जिससे हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। तो हम मॉडलिंग तो इस तरह से 3D वर्ल्ड के अंदर कर लेते हैं, लेकिन जो टेक्सचरिंग है उसके लिए हमें 2D इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। और हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 3D स्पेस में कैसे काम होता है किन एक्सिस के ऊपर, तो X, Y, Z ये 3 एक्सिस के अंदर हमारा काम होता है 3D वर्ल्ड के अंदर। तो ये X में लेफ्ट राइट जा सकते हैं हम, Y में ऊपर नीचे, और Z में आगे पीछे हम जा सकते हैं। तो ये 3 एक्सिस जो हैं 3D वर्ल्ड के अंदर यूज़ होती हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं UV स्पेस की, तो यहाँ पर अगर आप UV एडिटर देखें तो ये 2D स्पेस है। अगर देखें तो वही ग्राफ है। जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी वो समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखी डेफिनेटली गो चेक दैट आउट। उसमें हमने सिर्फ 2D 3D की बात नहीं की है, 4th डायमेंशन 5th हमने जाकर के 11 डायमेंशन तक की बात की हुई है उसके अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मज़े के लिए भी और ये चीज़ें सीखने के लिए भी। कॉन्सेप्ट आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, 3D एक्सिस के बारे में आपको जो कोई डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगेन यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरह का ग्राफ है। तो देखने में लगता है कि ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस है, तो इसको XY क्यों नहीं बोलते, UV क्यों बोलते हैं? उसका रीज़न यही है कि 3D वर्ल्ड को हमने डिनोट कर दिया है XYZ, और जो यहाँ पर टेक्सचर बन रहा है इसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन लेते हैं। वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ और हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से। तो वर्टिकल से आप समझ लीजिए V, और हॉरिजॉन्टल के लिए U यूज़ किया है। तो ये कंफ्यूज मत होइए कि हॉरिजॉन्टल के लिए H क्यों नहीं किया, क्योंकि U और V सीक्वेंस में आते हैं, तो UV यहाँ पर डिनोट कर दिया गया उसको। तो जब भी आप 2D टेक्सचर की बात करेंगे तो उसमें UV मैप बोला जाएगा, UV उसकी एक्सिस मानी जाएगी। तो XYZ 3D वर्ल्ड के लिए और 2D टेक्सचर के लिए UV। आई होप आपको यहाँ से थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी। इसके अलावा अब जैसे ये तो एक बॉक्स शेप है, और भी बहुत सारी शेप होती हैं
अगर किसी और शेप की हम बात करें, जैसे इस बॉक्स को मैं साइड में हटा देता हूँ और यहाँ पर हम एक स्फीयर बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको ऊपर ले आता हूँ। बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब ये स्फीयर जो है इसके ऊपर भी डिफॉल्ट वही टेक्सचर लगा हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल सही तरह से नहीं लगा हुआ। रीज़न बीइंग स्फीयर का अनरैप हम देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है और ये टेक्सचर के अंदर जो ABCD है ये तो यहाँ तक बॉक्स वाली तरीके से अनरैप्ड है और ये साइडों का सारा कुछ भी इसमें आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ के कुछ फेसेस पकड़ूँ और हम देखें स्फीयर में ये कहाँ पर है, तो ये सेक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो भी कुछ इस टाइम पे यहाँ पर बना हुआ है, ये कुछ ग्रे से ब्राउन से ये सेल्स बने हुए तो ये नज़र आ रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप इस पर्टिकुलर को देखें यहाँ पर इस वाले UV को, तो इसके अंदर कुछ हिस्सा ये ब्राइट कलर का है और कुछ हिस्सा ये थोड़ा डार्क कलर का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हिस्सा इसमें आधा जो है वो ब्राइट कलर का है और आधा डार्क कलर का है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी ज़रूरी है कि जो भी UV मैप के अंदर आपकी इमेज के अंदर यहाँ पर डिटेल होगी वही आपको उस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर जहाँ पे UV लगा हुआ है, यहाँ पे आपको 3D ऑब्जेक्ट के अंदर वहाँ पर नज़र आने वाला है वही कलर या वही इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर हमने 2D टेक्सचर के अंदर बनाई है। राइट, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, इसे टेक्सचर नया लगा देते हैं, असाइन न्यू मटेरियल कुछ भी लगा देते हैं ताकि वो हमें अड़चन ना आए देखने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे भी छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। उसका रीज़न क्या है कि जितने भी आपके पॉलीगन इससे के अंदर होंगे उतने पॉलीगन यहाँ पर अनरैप होंगे। तो ये हर एक बॉक्स जो आप देख रहे हैं एक छोटा रेक्टेंगल है, तो कंप्लीट स्फीयर भी जो है छोटे छोटे बहुत सारे स्क्वायर से मिलकर बना है। और यहाँ पर जाकर के हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको थोड़ा छेड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी जो है पॉली काउंट थोड़ा कम करता हूँ। तो आप देख रहे हैं जैसे पॉली काउंट कम हो रहे हैं तो साइज ऑफ स्क्वायर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा कम होती है ये भीड़ और मैं इसको कम करता हूँ। कम करते करते हम बिल्कुल इसको मिनिमल भी कर सकते हैं। और इस केस में अगर मैं ऊपर की तरफ रख लेता हूँ 4, तो 4 बॉक्सेस यहाँ पर इस तरह से आ गए और आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये स्क्वायर की तरफ ही पहुँच गया। अगर बाई चांस इसके हम जो ऊपर और नीचे की वर्टिसेस को पकड़ के इस तरह से हम ऐसा कर दें कुछ, तो ये ऑलमोस्ट एक बॉक्स की शेप ही बन गई है। तो बेसिकली छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्सेस से मिलकर ही कोई भी 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनती है। इसको वापस से हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, ऐसा रख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा देखने में क्लियर रहे कि स्फीयर भी जो होते हैं 3D में हम बनाते हैं तो एग्जैक्टली स्मूथ सरफेस नहीं होता, छोटे छोटे पॉलीगन्स से छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलके ही वो हमारा क्रिएट होता है। और वही बॉक्सेस यहाँ पर जो हैं एक UV स्पेस के अंदर प्लेस लेते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ पर है। तो इस जगह पर मैं जो भी चीज़ ड्रॉ करूँगा 2D टेक्सचर के अंदर वो यहाँ पर मुझे 3D स्फीयर के ऊपर नज़र आने वाली है। ठीक है, इसका एक बेटर एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्लोब है जैसे यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में बना हुआ है। इसका 3D रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक स्फीयर ऊपर 3D मॉडल जो है, अगर उसको अनरैप करते हैं तो जैसा ये शेप है इस तरह की अनरैप की जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं सेम ऊपर कोई जो है ट्रायंगल बने हुए हैं और बीच में बॉक्सेस बने हुए हैं, वैसा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये UV मैप हो गया। इसके ऊपर हम ये इस तरह का टेक्सचर लगाते हैं। ये टेक्सचर आपने देखा होगा जब भी अपने वर्ल्ड मैप को नॉर्मली अपने पेपर फॉर्म में देखा है तो इस तरह का नजर आता है। ऑब्वियसली ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो नहीं क्योंकि धरती तो गोल है, ये वाला एंड और ये वाला एंड आपस में मिलना चाहिए। तो ये टेक्सचर को हम इस UV प्रोजेक्शन के हिसाब से स्फीयर के ऊपर जब चिपका देते हैं तो इस तरह से हमारा ग्लोब बन जाता है। राइट, अब ये देखने में तो लगता है कि हाँ ठीक है इसको हम फोल्ड करके इस पर लगा देंगे, लेकिन जब आप लगाने जाएंगे अगर एक रेक्टेंगुलर शीट को आप स्फीयर के ऊपर चिपकाएंगे तो चिपकेगी नहीं, क्योंकि स्फीयर जो है सेंटर में से पूरा वाइड है, ऊपर की तरफ पतला होता रहता है। तो सेंटर से अगर आपने पूरा इसको गोला लगा दिया, सिलेंडर की फॉर्म में लगा दिया, ऊपर की तरफ जब आप जोड़ेंगे तो ये जो पेपर है इसके अंदर फिर सिलवटें आएंगी और वो पूरा एक दूसरे ऊपर क्रम्पल हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इसकी स्ट्रिप्स को इस तरह से कट किया जाता है कि सेंटर में पूरा का पूरा स्ट्रेट सिंगल लाइन रहे और ऊपर की तरफ आते आते वो छोटी होती जाती हैं। राइट, अगर आपको मैं इस जगह पर दिखाऊं तो ये जो सेंटर वाला हमारा बॉक्स है ये सबसे बड़े हैं, ऊपर की तरफ आते आते अगर आप देखें तो ये छोटे होते आ रहे हैं साइज में। इनफैक्ट मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूं, आपको बेटर ये चीज़ नज़र आ जाएगी। तो इस टाइम के लिए अनरैप को मैप को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ यहाँ पर देखिए सेंटर में एक चौड़ी चीज़ है, ऊपर को आते आते ये सिंगल बिल्कुल एक पॉइंट पे मिल जाती है। तो लास्ट में बिल्कुल ये यहाँ तक आते तो स्क्वायर था ना, एंड में आके ट्रायंगल ही बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही नीचे। तो इस तरह से ये एक स्लाइस आप कह सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरह की बन गई है। ऐसी अगर आप ये इस केस में हमारे केस में अब मिनिमम 12 तो आपको चाहिए ताकि आपको थोड़ा स्फीयर जैसी लुक आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि इससे कम में ही फिर बहुत ज़्यादा बॉक्स हो जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं। ऐसी स्लाइसेस जब आप कट करके निकालेंगे वर्ल्ड मैप की और उनको चिपकाएंगे एक बॉल के ऊपर तो आपका जो है स्फीयर यहाँ पर बन जाएगा। मैं आपको इसकी वीडियोस भी दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल के लिए।
और अगेन जैसा मैंने आपको बताया सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये बॉक्सेस से ही स्फीयर की शेप क्रिएट होती है। और इस तरह के स्लाइसेस जब आप कट आउट कर लेंगे कि सेंटर में वो बड़ा है और ऊपर की तरफ पतला होता है, तो एक एक टुकड़े को जब आप लगाएंगे बॉल के ऊपर तो आपका स्फीयर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो फॉर्मेट में दिखाऊंगा। ये पुराने ज़माने में ग्लोब ऐसे क्रिएट होते थे। ये ग्लोब है, यहाँ पर वो ग्लू लगा रही है इसके ऊपर, और जो मैंने आपको बताया था स्ट्रिप जो सेंटर से चौड़ी है और ऊपर की तरफ पतली है, देखो वही स्ट्रिप जो है काट के इन्होंने यहाँ पर चिपका दी। और इसको जो है इसके अंदर भी ऑब्वियसली थोड़े बहुत तो यहाँ पर रिंकल्स रहते हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी कोई वो लगाते हैं अगर स्क्रीन गार्ड वगैरह, तो इस तरह से उसके बबल्स निकालने होते हैं। वो स्ट्रेट सरफेस के ऊपर स्ट्रेट शीट लगाते हैं तब भी आपको कटिंग करनी पड़ जाती है। तो इस केस में तो हम एक राउंड सरफेस के ऊपर स्ट्रेट शीट लगा रहे हैं। स्टिल इस तरह से शीट्स को लगा करके और जो उसकी बबल्स निकाल करके इस तरह से स्फीयर आपका जो है पूरा ग्लोब आपका कंप्लीट हो जाता है। और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। अब जैसे नई ज़माने तो मशीन्स आ गई हैं, तो एक कटआउट वगैरह भी सीजर से नहीं करना पड़ता, मशीन काट देती है। और इन्होंने ऊपर नीचे को भी 2 पार्ट्स में कर दिया। जैसे हमने अभी पूरी सिंगल इस तरह की स्ट्रिप देखी थी कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक सिंगल स्ट्रिप, अब इन्होंने क्या कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हाफ तक की एक ऊपर का ट्रायंगुलर शेप ले लिया और नीचे के लिए अलग ले लिया। और इनको थोड़ा डिफरेंट मैनर में इन्होंने कर दिया कि यहाँ पर जो है ये शीट्स ऊपर से कनेक्टेड ही ऑलरेडी, ठीक है। और इसको मोल्डिंग के थ्रू यहाँ पर एक मशीन है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लगाया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 शीट्स हैं, एक ऊपर जो है हमारा टेक्सचर मैप लगा लीजिए जिसके ऊपर ग्लोब का सब कुछ प्रिंट बना हुआ है, और नीचे जो है कार्डबोर्ड है जो आपके स्फीयर की शेप बनाएगा। और ये है ये जो है आपका सिर्फ एक सांचा है जो इसको शेप देगा। मैं इसको प्ले करता हूँ वीडियो को, तो इस तरह से प्रेस के अंदर जाएगी और वो नीचे वाला सांचा उसको शेप दे रहा है, और वो चीज़ जो है आपकी बन करके अब ऊपर उसके अंदर फिट हो चुकी है। इसको यहाँ से निकालेंगे, देखें आपको अपर हाफ मिल गया ग्लोब का। इसी तरह से जो है लोअर हाफ भी आपका क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए टेक्सचर उन्होंने अलग से कट किया हुआ था। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये थोड़ा सा यहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं। जो टेक्सचर है वो वाली शीट जो है और उसके कट जो है वो नीचे वाली शीट के कट से मैच नहीं कर रहे, ठीक है, इन बिटवीन आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ताकि ये जो है इसके ऊपर अच्छे से ज्वाइन हो जाए। कट के नीचे अगर कट आएगा तो इसकी चीज़ के टूटने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये सारे कट्स जो है ओवरलैप कर दिए ताकि इसके अंदर मजबूती आ जाए, ग्रिप आ जाए। तो यहाँ पर भी इस तरह से प्रेस के अंदर डाल करके उस अनरैप्ड चीज़ को रैप कर देंगे यहाँ से, राइट। सो मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल ऐसे दे दिए जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि ये कैसे ये जो चीज़ें हैं अनरैपिंग कैसे काम करती है। इसको इनफैक्ट आप घर के अंदर भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर खुद भी आप एक बॉल लेकर के उसके ऊपर इस तरह से स्ट्रिप्स काट काट के वर्ल्ड मैप की लगाएंगे तो आप खुद का ग्लोब क्रिएट कर सकते हैं। पर लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। कुछ वीडियोस देख लेना इससे पहले, क्योंकि आपको जो ये अनरैप डेटा है, आपका जो मैप है वो आपको किस तरह से बनाना है फोटोशॉप के वगैरह के अंदर, उसको आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ऊपर की तरफ वो तिरछा जैसे बनाया है वो करना थोड़ा सा टिपिकल काम है। कई दिन कुछ लोगों को महीने भी लग जाते हैं बनाने में, बट हाँ इट कैन बी डन एट होम एज वेल। जैसे ये व्यक्ति इस यूट्यूब वीडियो के अंदर कर रहे हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो ऐसी हैं जिसमें लोगों ने बना के दिखाया। तो किसी का इंटरेस्ट हो सीखने के लिए भी और वैसे मन हो ग्लोब बनाने का, तो यूट्यूब पे जाकर चेक कीजिए। इस तरह के आप वीडियोस देख करके ऐसे अनरैपिंग वाले प्रोसेस को इस्तेमाल करके खुद का ग्लोब बना सकते हैं, बॉल यूज़ करके और कुछ थोड़ा सा साइंस और मैथ का इस्तेमाल करके। और अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हैं तो हो सकता है आप एक दिन इस तरह का ग्लोब भी बना लें, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो चलिए, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन इन चीज़ों के बारे में। अब हम वापस आते हैं ग्लोब वाले एग्जाम्पल पे हमारे। तो जैसा हमने देखा कि एक सिंपल स्फीयर जो है बहुत सारे पॉलीगन से मिलकर बनाए, स्क्वायर से मिलकर बनाए, इसलिए हम इसको इवेंचुअली अनरैप कर सकते हैं एक फ्लैट शीट के अंदर। उसी तरह से कोई भी 3D मॉडल अगर आप लें, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो किसी भी तरह का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्रीचर है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉलीगन से मिलकर बना होता है जो कि स्क्वायर शेप्स होती हैं। लाइक मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ये स्पाइडरमैन जो है, इसका मॉडल यहाँ पर फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है स्केचफैब में। यहाँ से मैंने डाउनलोड किया, इसको मैंने माया के अंदर यहाँ खोला हुआ है। अगर यहाँ पर इसे देखें आप, तो यहाँ पर इसके जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल से, छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पर इसका यूवी मैप आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर जौन सा यूवी इस तरह से बना हुआ है। अगर मैं इस जगह का फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए हेड के पास निकलेगा यहाँ पर ये। तो हेड के इस ट्रायंगल के अंदर ये हमारी कलर इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट। सो दिस इज टू एक्सप्लेन कि सभी मॉडल जो हैं छोटे छोटे स्क्वायर से या ट्रायंगल से बने हुए हैं, जिनको आप अनरैप करके इस तरह से 2D फॉर्म के अंदर ला सकते हैं। अब ये जो आपका पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स की एक रेजोल्यूशन रहती है। आप हो सकता है यहाँ पर 1024 बाई 1024 का टेक्सचर इस्तेमाल करें, हो सकता है हाइयर रेजोल्यूशन पे 2K 4K 8K तक का टेक्सचर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली जितना बड़ा आपका टेक्सचर का साइज़ होगा उतना आपकी जो है चीज़ थोड़ी सी हैवी होती जाएगी। और अगर आप रियल टाइम गेमिंग की बात करते हैं, वीडियो गेम्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हैवी अगर आपका करेक्टर हो जाएगा तो उसकी जो आपको FPS कम आएगी, ठीक है, वो हैंग होने लग जाएगी गेम आपकी। तो गेम्स के अंदर हम पहले तो 512 यूज़ किया करते थे, अभी भी इस तरह से कुछ सेटिंग रहती है कि अगर बहुत अच्छा डिटेल्ड हमको कोई चीज़ पास से दिखानी है, जैसे आपके पास फर्स्ट पर्सन गेम है, उसके अंदर आपको कोई वेपन वगैरह है आपके बिल्कुल फेस के सामने रहता है,
तो उसके टेक्सचर आपके जो हैं ज़्यादा रेजोल्यूशन के होंगे। और अगर कोई चीज़ बहुत दूर दूर है जो साफ नज़र नहीं आने वाली, जिसके पास कैरेक्टर जा नहीं सकता, मान लीजिए आपकी गेम ऐसी है जिसमें एक बिल्डिंग के इंटीरियर में हैं आप और सिर्फ ज़मीन पे चल सकते हैं, आपका कैरेक्टर फ्लाई वगैरह नहीं कर सकता, तो उस इंटीरियर की जो छत होगी वो आपके पास हमेशा दूर रहेगी, आप उसको पास से नहीं देख सकते। तो उस छत के ऊपर अगर थोड़ा लो रेजोल्यूशन टेक्सचर भी लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दूर से आपको साफ नजर आएगा। जो भी चीज़ आपके अप क्लोज होगी, जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉक्सेस आपके सामने पड़े हैं, तो वो हाई डिटेल्ड होंगे, हाई रेजोल्यूशन का टेक्सचर उसके अंदर लगा होगा, ताकि आपको जो है वो पास से देखने पे बुरी ना लगे, पिक्सेलेटेड ना लगे। अब इसका ये सब मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये रेजोल्यूशन वगैरह के बारे में, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर ही आप अपने सारे यूवीज को अनरैप करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैसे पूरा मॉडल जो है इस तरह से है, लेकिन जो फेस है उसको थोड़ी ज़्यादा जगह मिली हुई है यहाँ पर, क्योंकि होता है कि फेस के ऊपर डिटेल कई बार हमें ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि फेस हमारा जो है पास कई बार देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा स्पेस ज़्यादा दे रखिए। अगर आपको लगता है कम है तो आप यहाँ से इसके यूवीज को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, इसको पूरी सीन के अंदर इतनी स्पेस दे सकते हैं और बाकी चीज़ों को कम कर सकते हैं। अब क्या है, इसमें ओवरलैप कर दिया, तो जो यहाँ पर टेक्सचर था पीछे का वो भी यूवीज के अंदर आने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आइज़ का टेक्सचर जो है यहाँ पर इस तरह से चला गया है, ठीक है, और सब ओवरलैपिंग हो गई है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। इसको अभी हम फिलहाल के लिए इसको डिलीट करते हैं, स्पाइडरमैन को। हम एक क्यूब लेते हैं फिर से, और डिफ़ॉल्ट टेक्सचर इस क्यूब के ऊपर आ गया है, जो कि मैंने चेंज कर दिया था और इस टाइप का वो हमारा टेक्सचर बना हुआ था। इस क्यूब की हम एक और कॉपी ले लेते हैं और इसके ऊपर हम नया मटेरियल लगा देते हैं, न्यू मटेरियल। अभी दोनों क्यूब का हमारा यूवी सेम है बिल्कुल। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस क्यूब में जो बी वाली जगह है, जो यहाँ पर हमारा बी लिखा है, ये वाला फेस जो है, ये मेरे को बाकी सबसे ज़्यादा बड़ा चाहिए इसका साइज़, ठीक है। तो मैं इस फेस पे जाता हूँ और इस फेस को मैं अलग से मैप कर लेता हूँ, और ये क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर जी एक्सिस के अंदर है, तो मैं इसको प्लेनर मैपिंग यहाँ पर करूँगा और जेड एक्सिस में इसको प्रोजेक्ट कर दूंगा और मेरे पास अलग से फेस आ गया। तो फिलहाल ये मुझे इतना बड़ा नज़र आ रहा है, मैं इसको छोटा करके और थोड़ा यहाँ पर ले आता हूँ, और जो बाकी का है यूवीज पे जाकर के यहाँ पर मैं इनको इधर कर देते हैं। और डजेंट मैटर कि वो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, मैं बस इसको चाहता हूँ कि इसका साइज़ जो है ये बड़ा हो जाए। और ये एक हमारा फेस और रह गया, इसको भी मैं यहाँ पर, और ये फेस हमारा इस तरफ है, ये वाला, तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर मैं यूवी प्लेनर में जाके एक्स के ऊपर इसको प्रोजेक्ट कर लूँगा। अब ये यूवी खोलने कैसे हैं उसकी क्लास नहीं है, तो इस पार्ट को आप अगर स्किप भी कर दें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, राइट। और ये सारे यूवीज को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, इधर ऊपर से कहीं बाहर ना निकले, राइट। तो मैंने यूवीज को कुछ इस तरह से प्लेस कर दिए कि ये जो मेरा बी वाला फेस है सबसे बड़ा यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो है यूवीज आप देख सकते हैं वो उल्टा टी था, उस शेप में थे, यहाँ पर सारे मैंने अलग से शेप में मैंने कर दिए यूवीज। और इस बॉक्स को मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने बॉक्स बी नेम से उसको एक्सपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ से न्यू करता हूँ सब्सटेंस के अंदर, और यहाँ पर बॉक्स बी जो है इसको मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ओके, डिस्कार्ड, और यहाँ पर मेरा जो है बॉक्स बी यहाँ पर आ गया। तो मुझे मालूम है कि ये मेरा वो फेस है जिसके ऊपर मुझे यहाँ पर बी लिखना है, और मैंने यहाँ पे इस बार जो है ब्रश थोड़ा शार्प ले लिया है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी, इस तरह से मैंने यहाँ पर बी लिख दिया। और बाकी जगहों पर मैं कुछ भी ए बी सी डी जैसे भी था, ए बी सी रैंडमली यहाँ पर लिख देता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मुझे दिखाना है वो हमारा इससे पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इस टेक्सचर को। तो हम चल के देखते हैं टेक्सचर को। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और ये टेक्सचर हमारा बन गया है, इस बार ये टेक्सचर है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसको मैं जूम करता हूँ तो ये बड़ा सेक्शन जो है, इसको इतना जूम करने पे भी इसके पिक्सल जो है थोड़े यहाँ पर जाकर के फटने शुरू हुए हैं, तो मोस्टली ये अभी साफ नज़र आ रहा है। लेकिन जो छोटे सेक्शन जितने भी हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर जूम करता हूँ, अगर डी के में उतना पास जाऊँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ही पूरा ब्लर हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि हमने जो 2048x2048 2K की हमने इमेज निकाली है, उसके अंदर आप ऑलमोस्ट देख लीजिए 1K का एरिया तो सिर्फ बी को मिल गया है, और बाकी सबको छोटा छोटा जो है 512 है, उससे भी कम का एरिया मिला है। तो कम एरिया इनको मिला हुआ है। मान लीजिए मैं इतना जूम करता हूँ कि एक अल्फ़ाबेट ये स्क्रीन के अंदर पूरा आ रहा है, तो अभी डी पूरा स्क्रीन के अंदर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और देख रहे हैं आप उसकी एजेस ऑलरेडी पिक्सलेटेड नजर आ रही हैं। लेकिन अगर बी को मैं इतना जूम करता हूँ कि पूरा स्क्रीन में है, यानी कि इतना, तो उसकी एजेस जो है क्लीन है एकदम, क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है, ज़्यादा पिक्सल स्पेस उसको मिला हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये आपको स्मार्टली डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा एरिया है आपके मॉडल के अंदर जो कि आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए। किसी केस के अंदर फेस के ऊपर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए होती है, तो आप फेस को इसी बॉक्स के अंदर ज़्यादा एरिया में उसका यूवी अनरैप करेंगे,
और बाकी हैंड्स वगैरह कम में कर लेंगे। किसी केस में आपको वेपन जो है उसके अंदर ज़्यादा डिटेल चाहिए किसी पार्ट में उसके, तो जो ज़्यादा डिटेल वाला पार्ट है उसको आप ज़्यादा स्पेस देंगे यूवी के अंदर। इसलिए ये बहुत ही प्लानिंग वाली चीज़ होती है कि कितना स्पेस आपका यूवी का जो है आपको असाइन करना है किसी पर्टिकुलर फेस को जहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए। अदरवाइज यूवीज़ की ऑप्शन बहुत होती हैं, अनरैप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। मैं जैसे यूवी पे मैं गया और यहाँ पर ऑटोमेटिक की ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये बॉक्सेस को ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से जो है यहाँ पर इस तरह से खोल देगा, राइट। और अगर मैं दोबारा से स्पाइडरमैन का मॉडल लेके आऊँ तो उसमें भी आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा स्पाइडरमैन का मॉडल है, इसको अभी किसी आर्टिस्ट ने ये बाई हैंड यहाँ पर अनरैप किया हुआ है और उसको जो पार्ट जितना ज़रूरी लगा उसके हिसाब से उसने उसको यूवी स्पेस दिया है, उसके हिसाब से फेस को इतना मिलना चाहिए था, ठीक है, अपर बॉडी को इतना मिलना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे यूवी पे जा करके ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरे उसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर खोल देगा, जिसमें कि क्या है कि अब आपको फेस को जितनी डिटेल आपने देनी थी हो सकता है उतनी ना मिल रही हो। मैं फेस के जो है पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, ऑलमोस्ट मैंने एंटायर फेस सेलेक्ट कर लिया और आप देख सकते हैं कि फेस के पॉलीगन सिर्फ मेजरली फेस जो है इतने से एरिया के अंदर आ गया। पहले उसने फेस के लिए इतना बड़ा एरिया, जहाँ पे पीछे आपको फेस नजर आ रहा है, इतना बड़ा एरिया दिया था, अब वो इतने से एरिया में चला गया। तो ऑटोमेटिकली अनरैप करना जो है इसलिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये आपका हाँ शॉर्टली काम चला देता है, कई केसेस में आपको चल जाएगा ये काम, लेकिन आपको जब आपको प्रॉपरली अपनी गेम के अंदर ऑप्टिमाइज आपको करेक्टर डालना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ पे एरिया पे ज़्यादा हमको डेंसिटी देनी है यूवी की, कहाँ पे कम देनी है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ डिटेल दैट यू नीड इन द मॉडल। तो आई होप इन सब एक्सरसाइज से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूवी मैपिंग होती क्या है, अनरैपिंग होती क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी, क्यों आपको ये चीज़ें जो है करनी ज़रूरी हैं, आप ऑटोमेटिक मैपिंग से काम क्यों नहीं चला सकते। उन सब के ये रीज़न है। कुछ डिफ़ॉल्ट मैपिंग्स होती हैं, जैसे बॉक्स मैपिंग होती है, स्फीयर या फिर सिलेंड्रिकल मैपिंग होती है, वो जेनरिक शेप्स पे चल जाती हैं। लाइक आपको एक मान लीजिए पेप्सी सोडा कैन है कोई, वो सिलेंड्रिकल शेप में है, उसमें आपको मैपिंग करनी है तो आप सिलेंड्रिकल मैपिंग से उसमें काम चला सकते हैं, पर उसमें भी टॉप और बॉटम जो है उसके अंदर आपको जो है अलग से प्लेनर मैपिंग ही करनी पड़ती है। ऑल इन ऑल आपको जहाँ पर जो डिटेल चाहिए उसके हिसाब से आप इस बॉक्स के अंदर यूवीज को यहाँ पर अनरैप करेंगे। और ये क्योंकि 2D शीट है, ये यहाँ पर आप जो भी पेंटिंग करेंगे वो एज ए 2D टेक्सचर होगी और वो आप अप्लाई करेंगे आपके 3D मॉडल के अंदर, आपको नजर आएगी इस 3D स्पेस के अंदर। तो जो कुछ हम देखते हैं ये रियल 3D नहीं है, टू बी फ्रैंक। ये सब हम जब फेक ही चीज़ देखते हैं, ये इस टाइम जो आपको स्पाइडरमैन दिख रहा है इसके ऊपर ये रियल कोई हमने कलर फिल नहीं हुए, ये एक 2D टेक्सचर है जो कि इसके ऊपर रैप्ड है सिर्फ 3D स्पेस के अंदर, राइट। सो सब माया है और ये टेक्सचरिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप अनरैपिंग जैसे माया या किसी भी और 3D सॉफ्टवेयर जैसे ब्लेंडर या किसी सिनेमा 4D जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर आप कर सकते हैं, हुडिनी के अंदर आप कर सकते हैं, और उन यूवी मैप्स को आप ले जा सकते हैं फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पे आप बेसिक टेक्सचरिंग कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो है सबस्टांस पेंटर जैसे हाई एंड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसके अंदर आप डायरेक्टली 3D व्यू के अंदर भी पेंट कर सकते हैं, 2D में भी पेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कंट्रोल आपके पास रहता है। ऊपर से इसके अंदर स्मार्ट मटेरियल्स वगैरह भी, मान लीजिए आपको सीधा डायरेक्टली गोल्ड पेंट करना है तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें इसकी पूरी नॉर्मल मैप वगैरह भी सारे बन करके आ रहे हैं और आपके पास कंट्रोल इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप लाइटिंग रोटेट करके भी देख सकते हैं कि आपका फिजिकली बेस्ड मटेरियल किस तरह से नज़र आ रहा है। फोटोशॉप में आप PBR बनाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी वो करने के लिए। यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है PBR मटेरियल से भी पेंट कर सकते हैं डायरेक्टली सरफेस के ऊपर, राइट। और इस तरह से आप पेंट कर सकते हैं डायरेक्टली मटेरियल के थ्रू और आप देख सकते हैं कैसा वो मटेरियल आपका जो है लग रहा है। यहाँ पर मान लीजिए मुझे इस टाइप के मटेरियल से पेंट करना है तो मैं डायरेक्टली ये शील्ड यहाँ पर पेंट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें मेटालिक प्रॉपर्टी भी साथ में आ गई है। अगर मैं यहाँ पर लाइटिंग को मूव करता हूँ तो यहाँ पर सारा का सारा हमें उसकी डिटेल नज़र आ रही है कि कैसा उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है इस तरह से। तो ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है सबस्टांस पेंटर। अगर आप बिल्कुल 3D में नए हैं, अभी टेक्सचरिंग में आप एंटर करने वाले हैं तो आपको सॉफ्टवेयर सीखने को मिलेगा डेफिनेटली आगे। जो लोग बेसिक 3D करते हैं और फोटोशॉप वगैरह से काम चला रहे हैं वो भी इसे चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इसमें काम बहुत आसान हो जाता है। रीजन बिंग ये ऑलमोस्ट फोटोशॉप ही है, अडोबी का ही सॉफ्टवेयर अभी है। पहले ये एल्गोरिथमिक का था, अब अडोबी ने उसको ले लिया है। तो आपको बिल्कुल ये ईजिली आप इसको कर पाएंगे। अगर आप फोटोशॉप को कर पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, बल्कि आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि आप डायरेक्टली 3D में पेंट कर सकते हैं और डायरेक्टली PBR टेक्सचर से आप यहाँ पर पेंट कर सकते हैं। तो इसके बाकी मैप्स भी यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलग अलग मैप हैं। हाइट मैप आ गया, ये नॉर्मल मैप आपका आ गया, राइट। इस तरह से जो है ये नॉर्मल बेस कलर आ गया आपका। सारे मैप्स जो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर भी, जो PBR मटेरियल्स के बारे में हमने बात की है PBR वाली वीडियो के अंदर या एलिमेंट 3D कोर्स के अंदर, वो सारे मैप्स आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगेन लेट्स गो बैक टू नॉर्मल मटेरियल। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी यूवी मैपिंग के बारे में, इसको यूवी मैपिंग ही क्यों कहा जाता है और
ये कितनी इंपॉर्टेंट है और यूवी स्पेस को आप किस तरह से प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी गेम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और हमने देखा कि किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर आप यूवी मैपिंग कर सकते हैं, यूवी अनरैपिंग कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा कुछ प्लगइन्स और एक्स्ट्रा अलग सॉफ्टवेयर भी हैं जो स्पेसिफिकली यूवी अनरैपिंग के लिए ही बने हुए हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर, अगर अपने स्पेशलाइजेशन करनी है तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। मोस्टली जो है माया, मैक्स, सिनेमा 4D, ब्लेंडर, ये सब सफिशिएंट होते हैं यूवी अनरैपिंग करने के लिए। बट अगर आपका काम बिल्कुल स्पेसिफिक हो तो और भी देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लगइन्स भी हैं माया, ब्लेंडर वगैरह के, जिससे आप थोड़ा सा यूवी बेटर कर सकते हैं। ZBrush के अंदर भी आप यूवी अनरैपिंग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी यूवी अनरैपिंग कर देता है। और आपके यूवी कितने ऑप्टिमली खुले हुए हैं उसको चेक करने के लिए आप इस तरह के चेकर मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है कि अगर आप इस मैप को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे अनरैप करने के बाद, तो आपको दिख जाएगा कि ये स्क्वायर जो है स्क्वायर फॉर्म में नजर आ रहे हैं, स्ट्रेच वगैरह हो रहे हैं। अगर स्ट्रेच हो रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर यूवी प्रॉपरली खुले नहीं हुए हैं, तो आप यूवीज को वहाँ पर जो है थोड़ा चेंज करेंगे ताकि आपकी वो इतनी स्ट्रेचिंग वगैरह उतनी ना हो, आपके यूवी जो है थोड़े प्रॉपरली मैप्ड आपको नजर पर आए। तो अगेन आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है एलिमेंट 3D की होने वाली है, उसके अंदर हम बेसिकली यूवी मैपिंग ही करने वाले हैं। तो मैं सोचा था क्लास ये पहले बना देता हूँ ताकि आपको यूवी मैपिंग क्या होती है क्लियर हो जाए। और ये वैसे ही स्टैंड अलोन वीडियो बननी चाहिए थी, क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ यूवी मैपिंग की जानकारी चाहिए होती है, तो वो एलिमेंट 3D क्लास के अंदर अगर मिक्स हो जाती तो उसका इतना बेनिफिट ना हो पाता सब लोगों को। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली स्टैंड अलोन वीडियो बना दी है। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी क्लास 5 होगी एलिमेंट 3D की, उसके अंदर यूवी मैपिंग हम एलिमेंट 3D के अंदर कितनी कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हाँ, उसके अंदर हम अनरैपिंग नहीं कर सकते, बस उसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया बेस जो चीज़ें हैं मैपिंग के लिए, बॉक्स वगैरह जो आपके कुछ प्रीसेट्स होते हैं वो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनका फ़ायदा क्या है एलिमेंट 3D के अंदर वो हम सब नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।